सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बयान की। बयान को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने सिरे से उसको खारिज कर दिया। रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि जो किसान धान नहीं बेचेंगे उनको भी योजना में शामिल किया जाएगा। दरअसल खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बयान दिया था कि अब सोसाइटियों में धान नहीं बेचने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। लेकिन इस पर कंफ्यूजन में सरकार है या फिर सरकार की ओर से यू टर्न समझे। एक तरफ खाद्य मंत्री का बयान सामने आता है, लेकिन उसके शाम होते होते ये बयान सामने आता है कृषि मंत्री का कि जो ये बयान दिया गया है खाद्य मंत्री की ओर से, ऐसा सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। तो क्या ये समझा जाए कि पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर कुछ कंफ्यूजन है? इस कंफ्यूजन की वजह से ही खाद्य मंत्री ने अपनी तरीके से ही अपने हिसाब से बयान दे दिया। लेकिन क्या फिर सवाल ये भी उठता है कि सरकार के अंदर तालमेल की कमी है, या फिर इसके ये मायने निकाले जाएं कि पहले सरकार ने सोचा बता दिया जाए, फिर उस पर यू टर्न ले लिया। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कंफ्यूजन में सरकार है, खाद्य मंत्री कुछ और कह रहे हैं। अमरजीत भगत जिन्होंने बयान कल दिया था, शाम होते होते बहुत कुछ तस्वीर बदल गई थी। मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जा चुका है। हमारी अध्यक्षता में वो कमेटी संचालित है और आने वाले समय में उसकी बैठक लेंगे, तब इसको हम लोग आने वाले समय में हम निर्णय लेंगे। लेकिन किन परिप्रेक्ष्य में आदरणीय अमरजीत भगत जी ने कहा था, लेकिन आज की तारीख में ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है कि जो धान नहीं बेचेंगे उनको भी हम राशि देंगे। सरकार के दो मंत्रियों के बीच इस कंफ्यूजन पर बीजेपी ने तंज कसा है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अगर किसान हितैषी कोई फैसला लिया गया है तो सरकार को उस पर कायम रहना चाहिए। एक मंत्री बयान देता है, दूसरा उसका खंडन करता है, तीसरा कहता है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। इससे साफ है कि सरकार में आपसी मतभेद है और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सुनिए क्या कुछ कहा। सरकार के मंत्रियों के बयान को बार बार बदलना, एक मंत्री के द्वारा बयान देना, दो मंत्रियों के द्वारा उसका खंडन करना, तीसरे मंत्री के द्वारा कहना कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है, तो सरकार में मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। और जनहितैषी निर्णय अगर कोई है और किसी मंत्री ने उसको बोल भी दिया है तो पूरी सरकार को उसको मानना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। तो सुना आपने यहाँ पर किस तरह से पूरा मौका मिल गया है बीजेपी को तंज कसने का, और रात 8 बजे हम आपको इस पर पूरी डिबेट दिखाएंगे आज की आवाज में। आप इस पर देखिएगा दोनों पक्षों की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। तो आपकी आवाज आप देखिएगा रात 8:30 बजे, जिसमें इसी मुद्दे पर बातचीत होगी। क्या कुछ दोनों पक्षों की ओर से कहा जाता है, जरूर सुनिएगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले अब तक काफी नियंत्रित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन संक्रमण के फैलने की रफ्तार को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार का अनुमान है कि अगस्त में प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 63,000 तक पहुंच सकती है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक प्रदेश सरकार इससे बचने की असंभव कोशिश तो कर रही है, लेकिन संक्रमितों की संख्या 23,000 तक पहुंच सकती है। टी.एस. सिंहदेव ने सभी से सतर्क रहने के लिए आग्रह किया है। उनका कहना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, लिहाजा सावधान रहें। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक संक्रमितों की संख्या जो है वो 14,030 तक पहुंच गई है और 117 लोगों की जान भी चली गई। छत्तीसगढ़ में दिन ब दिन कोरोना की स्थिति गंभीर होती जा रही है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग टेस्टिंग बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। ऐसे में रायपुर चिकित्सा विभाग को रोज 1,500 कोरोना टेस्ट करने का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर पा रहा। वहीं पर अब इसका ठीकरा जो है चिकित्सा विभाग ने आम लोगों पर ही फोड़ दिया है। सीएमएचओ का कहना है कि लोग अब कोरोना टेस्ट करवाने से बच रहे हैं, जिसकी वजह से टेस्टिंग में दिक्कतें आ रही हैं और लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा। आपको बता दें कि चिकित्सा विभाग ने
एक दिन में पूरे राज्य में 11,000 टेस्टिंग का लक्ष्य रखा है। लेकिन ये टेस्टिंग ना हो पाने के कारण सीएमएचओ का कहना है कि आम लोग जो हैं वो टेस्टिंग करवाने के लिए आगे नहीं आ रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने लोगों को कितना जागरूक किया, और अगर लोग वाकई में नहीं आ रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? क्या ये जानने की कोशिश की गई है? लोगों को जानकारी होना बहुत आवश्यक है। लोगों को ये बताया जाए कि टेस्टिंग उनके लिए कितनी आवश्यक है। क्या जागरूकता की कमी है? क्या लोगों तक संदेश पहुंचाने में असफल हुए हैं? अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, क्योंकि यहां पर सीएमएचओ ने इसका ठीकरा सीधे तौर पर आम लोगों पर फोड़ दिया है। अभी इन दिनों का टारगेट हमारा तो 1500 का है, और ये टारगेट समय अनुसार बदलते रहता है। एक समय था जब 1000 का टारगेट था और हम 1200-1300 टेस्ट आराम से कर ले रहे थे। अगर आप लॉकडाउन में हैं, अगर आप कंटेनमेंट जोन में हैं, कुछ दिनों तक के आप शांति बनाए रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मिलना जुलना और ऐसा घूमना फिरना नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारे केसेस नेगेटिव हो जाएंगे। अमित जोगी की जाति मामले की जांच के लिए जिला छानबीन समिति के गठन और उसकी वैधता को लेकर अमित जोगी ने सवाल उठाए हैं। पहला सवाल तो कमेटी की वैधता को लेकर है, और जिसमें अमित जोगी ने कहा कि कोर्ट के निर्देशानुसार मामले में राज्यपाल की अनुशंसा और नोटिफिकेशन के बाद 6 सदस्यीय समिति का गठन होना था, पर मामले में 5 सदस्य समिति ही बनाई गई है। साथ ही यदि नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ तो कलेक्टर कैसे समिति बना सकते हैं? उन्होंने कलेक्टर पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। वहीं पर छानबीन समिति अब तक मामले में 2 बार बैठक कर चुकी है, पर दोनों ही पेशी में अमित जोगी समिति के सामने पेश नहीं हुए। आज मामले में तीसरी पेशी थी, और पर आज भी अमित जोगी गैर मौजूद रहे और ना ही कोई बयान पेश किया है। दरअसल मरवाही विधायक अजीत जोगी की मृत्यु के बाद मरवाही सीट खाली हो गई है, और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में अमित जोगी का नाम आगे कर दिया है, पर मरवाही सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। ऐसे में छानबीन समिति और उनका कोई भी निर्णय अमित जोगी के राजनीतिक भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो छानबीन समिति बनाई की गई है, जब इसमें अधिसूचना जारी ही नहीं हुई है तो उन्होंने समिति कैसे बना दी गई? तो इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और कहीं ना कहीं जब समिति की गठन नहीं हुई थी तो शिकायतकर्ता आखिर किस समिति के समक्ष जाकर के इन्होंने शिकायत किया? क्या कलेक्टर साहब राज्यपाल का स्थान ले लेते हैं? लगातार खबरें जारी है, वक्त ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ में नगर नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के मामले में आज 2 अधिकारियों को अग्रिम जमानत मिल गई है। आज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आईएएस अनिल टुटेजा, आईएएस आलोक शुक्ला के अग्रिम जमानत उनको दे दी। और दरअसल साल 2015 में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने नागरिक आपूर्ति निगम के ठिकानों पर छापा मारा था। बताया जा रहा है कि निगम के 28 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस मामले में आईएएस अनिल टुटेजा और आईएएस आलोक शुक्ला को आरोपी बनाया गया। ईओडब्ल्यू और एसीबी की ओर से दर्ज केस के आधार पर साल 2019 में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। इस मामले में आज दोनों को कोर्ट से यानी कि कोर्ट ने दोनों ही अधिकारियों को अग्रिम जमानत दे दी है। दुष्कर्म मामले में फंसे जांजगीर के पूर्व कलेक्टर जनक पाठक को बिलासपुर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ में सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एफआईआर देर से दर्ज कराई गई, इससे मामला कमजोर हो रहा है। मामले की कहानी विश्वसनीय प्रतीत नहीं हो रही।
एफआईआर में हुई देरी एवं मामले की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने जांजगीर के पूर्व कलेक्टर श्री जनक प्रसाद पाठक जी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया है। सीएम भूपेश बघेल का केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा गया है। पत्र में EIA अधिसूचना 2020 पर सवाल उठाए हैं। सीएम ने पत्र में लिखे सुझाव और आपत्तियां विकास की प्रक्रिया को बाधित करेगा मसौदा, ये सीएम भूपेश बघेल ने कहा। पर्यावरण मंजूरी देने में प्रदेश सरकार की राय शामिल नहीं। आगे बढ़ेंगे। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत बने इको एथनिक रिजॉर्ट का ई लोकार्पण आज सीएम भूपेश बघेल ने किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर के कुर्दल हिल इको रिजॉर्ट, कवर्धा के सरोधा दादर बेगा एथनिक रिजॉर्ट और कोंडा गांव में बने धनकुल एथनिक रिजॉर्ट का लोकार्पण उन्होंने किया आज। और कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह, लोक निर्माण और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत ट्राइबल टूरिज्म सर्किट विकसित किया जा रहा है और इसके तहत पर्यटन स्थलों में बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तशिल्प को भी बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत कुल 13 स्थानों पर 96 करोड़ की लागत से इको एथनिक टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि केंद्र से स्वीकृत 96 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे इस सर्किट में 13 जनजाति बहुल स्थलों में पर्यटकों के लिए स्थानीय ट्राइबल थीम एवं इको टूरिज्म थीम पर आधारित सुविधाएं विकसित की जा रही है। इसके साथ ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अनेक लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के 14 पुलिसकर्मियों को और अधिकारियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाएगा। कोरबा एसपी अभिषेक कमीणा को गैलेंट्री अवार्ड दिया जाएगा। उन्हें नारायणपुर का एसपी रहते हुए नक्सल मोर्चे पर बेहतरीन काम करने के लिए सम्मान दिया जाएगा। उनके अलावा इंस्पेक्टर मलिक राम और महेंद्र सिंह ध्रुव को भी गैलेंट्री अवार्ड दिया जाएगा। इसके साथ ही 11 पुलिसकर्मियों को मेरिटोरियस पुलिस मेडल दिया जाएगा और इनमें AIG राजेश कुमार अग्रवाल, 7वीं बटालियन के कमांडेंट विजय कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट कमांडेंट संजय कुमार दीवान, इंस्पेक्टर मोहम्मद याकूब खान और ASI सुनीता साहू, ASI संजय सिंह, असिस्टेंट प्लाटून कमांडर हरि विलास जाटव, हेड कांस्टेबल जय सिंह स्वाधु, हेड कांस्टेबल बंधुराम नेताम, हेड कांस्टेबल अरविंद कुमार शर्मा और हेड कांस्टेबल स्वर्ण कुमार एक्का शामिल है। खबर राजनांदगांव से। निजी स्कूल संचालकों की फीस मनमानी से यहां पर नाराज छत्तीसगढ़ पालक संघ के कलेक्टर के नाम जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और उचित कार्रवाई के लिए गुहार लगाई गई है। पालकों ने यहां पर कहा कि निजी स्कूल लगातार उन्हें मोबाइल पर मैसेज भेजकर फीस देने का दबाव बना रहे हैं। शिक्षण शुल्क के अलावा कई तरह के शुल्क लगाए जा रहे हैं। दरअसल जिले में आज पालकों की बैठक रखी गई थी जिसमें सैकड़ों की संख्या में पालक शामिल हुए और इस दौरान निजी स्कूलों के लेकर जो है उनके अंदर आक्रोश भी देखा गया। सभी पालकों ने निर्णय लिया कि वो कोई भी शुल्क नहीं देने का निर्णय लेते हुए नजर आए और पालकों ने बताया कि लॉकडाउन में उनका रोजगार चला गया है और वहीं पर बच्चों को भी ऑनलाइन पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है। इसमें स्पष्ट शासन के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जिन पालकों के पास संसाधन नहीं है वो उनको जो है अन्य साधनों के द्वारा जो है पढ़ाया जाए कि इसके लिए जो है किसी भी पालक को जो है बाध्य न किया जाए। खबर रायपुर से। यहां पर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आने वाले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। राज्य के दक्षिणी और मध्य क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है। वहीं पर बाकी के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा भी होने की संभावना है।
कल यदि हम भारी वर्षा का क्षेत्र देखें तो मुख्य रूप से सेंट्रल और नॉर्थ छत्तीसगढ़, जिसमें कि बिलासपुर और सरगुजा डिवीजन है, उसमें अधिक बारिश होने की संभावना है।